हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू की इस ऑडियो बुक में मैं स्टूडेंट्स की जो सबसे इम्पॉर्टेंट समस्याएं हैं उन पे आज दूसरी समस्या की बात करूंगा, और वो है परीक्षा का दबाव। कोई भी परीक्षा, कोई भी हो, वो सिर्फ आपके ज्ञान का आकलन नहीं करती, साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व का आकलन भी करती है। यह ज़रूरी नहीं कि व्यक्तित्व का आकलन सिर्फ इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन या पर्सनैलिटी टेस्ट के द्वारा ही किया जाए। एक आम परीक्षा जिसमें सिर्फ लिखित रूप से प्रश्न और उत्तर आते हैं, वो भी आपके व्यक्तित्व का आकलन करती है। पहला गुण जिसे विद्यार्थी को अपने अंदर अवशोषित करना चाहिए वह है मानसिक दृढ़ता। इसके अभाव में तनाव उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है। अपनी प्रतिभा पर व्यक्ति हमेशा शक करता है, संशय करता है, और एक मानसिक उथल पुथल उसे हमेशा परेशान करती रहती है। क्या एग्जाम की चिंता करना पूरी तरह से खराब है? जी नहीं। जब तक थोड़ा बहुत भय आपके अंदर नहीं होगा, आप क्यों पढ़ोगे? थोड़ा सा तनाव जरूरी है। यह आपकी क्षमता को बढ़ाता है। इस भय को आप अपना मित्र मानिए। समस्या वहां आती है जब आप एक सीमा से ज्यादा तनाव लेते हैं, क्योंकि तब यह आपके जीवन पर दुष्प्रभाव डालने लगती है। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती है, वैसे वैसे आपका तनाव बढ़ता जाता है। समस्या यह है कि तनाव या चिंता आपको मानसिक रूप से थका देती है। परीक्षा से 2 से 3 हफ्ते पहले ही थकान महसूस होने लगती है, और सबसे महत्वपूर्ण समय जो होता है परीक्षा के पहले का, वो व्यर्थ हो जाता है। मन में बस एक ही विचार आता है कि अब मैं और तनाव नहीं ले सकता, बस परीक्षा खत्म हो जाए, चाहे जैसी भी हो। यानी आपके पूरे साल का परिश्रम कुछ हफ्तों की वजह से मिट्टी में मिल सकता है। परीक्षा का दबाव आपको अपने परिश्रम के बदले जितने अंक प्राप्त होने चाहिए उतने प्राप्त होने नहीं देगा। इसको आपको मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। एक बार मेरी एक स्टूडेंट है जो कि मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लाती थी। वो परीक्षा में टाइम मैनेज नहीं कर पाई और उसके नंबर काफ़ी कम आए, जबकि मॉक टेस्ट में वो हमेशा टॉप करती थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि वो बहुत तनाव में थी। उसके अंदर एक डर था, भय था। उसने मुझे गणित सेक्शन, मैथमेटिक्स के सेक्शन का उदाहरण दिया। मैंने उसे समय बचाने के लिए बहुत सारे अच्छे ट्रिक सिखाए थे कि गणित के प्रश्न किस तरह जल्दी करने हैं। इसकी सारी ट्रिक्स वगैरह उसे अच्छे से सिखाई गई थी। उसकी उसने क्लासेस भी ली थी। लेकिन घर पर जो नॉर्मल वातावरण होता है उसमें अंक लाना एक अलग बात है, और वहाँ परीक्षा स्थल में तनावपूर्ण वातावरण में अंक लाना दूसरी बात है। एक बहुत ही साधारण सा सवाल आया था कि 125 गुना 225 कितना होता है। उसे इस तरह का प्रश्न हल करने की ट्रिक सिखाई गई थी, और उसने वहां पर परीक्षा में ट्रिक का इस्तेमाल किया और उत्तर भी निकाला, जवाब भी निकाला। लेकिन उसे अपने जवाब पर यकीन नहीं था। वहां पर 4 विकल्प दिए हुए थे, उनमें से जो उसने जवाब निकाला, वो 4 विकल्प में से एक विकल्प वहां वास्तव में वो था। लेकिन फिर भी उस आंसर को मार्क करते समय उसके हाथ कांप रहे थे। कहीं ना कहीं उसे अपनी ट्रिक पर विश्वास नहीं था। उसके बाद उसने ट्रिक छोड़कर परंपरागत तरीके से उस प्रश्न को किया और गुना किया और अपना जवाब क्रॉस चेक किया, और तभी सही उत्तर मार्क किया। लेकिन इस सब में थोड़ा समय भी नष्ट हुआ। इस सब में वो 3 या 4 प्रश्न कर सकती थी इतने ही समय में और बेहतर स्कोर ला सकती थी। पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि परीक्षा के तनाव में जब हम ट्रिक यूज करते हैं और आंसर निकालते हैं, तब कहीं ना कहीं हमारे मन में संशय होता है, शक होता है कि कहीं ये ट्रिक वास्तव में काम इसने किया या नहीं। असली में आंसर ट्रिक के द्वारा जो उसने निकाला था वो बिल्कुल सही था, लेकिन फिर भी आंसर मार्क करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। यह हम सबके साथ होता है। हम मॉक टेस्ट में तो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, वहां पर क्योंकि कुछ खोने को नहीं है, तो हम पूरे निडर होकर, एकदम निर्भीक होकर पेपर करते हैं और हमारा प्रदर्शन अच्छा होता है। लेकिन परीक्षा के वातावरण में प्रदर्शन करने के लिए एक अलग ही मादा चाहिए।
तो एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करें? इसके लिए एक बात आपको अपने दिमाग में डालनी होगी कि जो भी गुण, जो भी ज्ञान आप धारण करने वाले हैं, वो आपके साथ आजीवन रहना चाहिए। आपको यह मानसिकता नहीं रखनी कि मैं अपने अंदर सुधार करूंगा सिर्फ एग्जाम के लिए या करियर के लिए। कुछ लोग जीवन में हर चीज को लेकर तनाव लेते हैं, तो अगर ऐसा है तो एग्जाम का तनाव तो वो लेंगे ही। तनाव और भय तो किसी भी चीज का लिया जा सकता है। कुछ लोग नेचर से ही तनाव लेने वाले होते हैं, उनको हमेशा कुछ ना कुछ भय हमेशा सताता रहता है। कुछ लोगों को अपने करीबी लोगों को खोने का भय सताता है। कुछ लोगों को किसी अनजान चीज का भय सताता है जो जो ज्ञात भी नहीं है, अज्ञात चीज का भय। आप ये मत सोचिए कि आप एक बार एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो जीवन में आप एकदम सेट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आपकी प्रवृत्ति भय लेने की, तनाव लेने की बन गई तो वो आजीवन रहेगी। कोई ना कोई तनावपूर्ण स्थिति लगातार आती रहेगी और आपकी कोशिश तो यह होनी चाहिए कि आप अपने अंदर जो भी परिवर्तन लाएं वो स्थायी परिवर्तन लाएं। एक बार जिस व्यक्ति ने सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया था, जिनका नाम था सर एडमंड हिलेरी, उनसे पूछा गया कि आपने एवरेस्ट को फतेह कैसे किया। उन्होंने कहा कि मैंने एवरेस्ट को नहीं, मैंने खुद को फतेह किया है। आप दिन के समय आसमान को देखिए, अगर सूरज का प्रकाश नहीं दिख रहा तो क्या इसका मतलब यह है कि सूरज है ही नहीं? नहीं। तो मतलब साफ है कि कोई बादल है जिसने प्रकाश को रोक रखा है। प्रकाश लाने के लिए आपको कुछ अलग से तो नहीं करना, सिर्फ बादलों को हटाना है, प्रकाश अपने आप आने लगेगा, रोशनी अपने आप आने लगेगी। उसी तरह से तनाव और भय हटते ही आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आपका प्रदर्शन आपके प्रयास जितना ही शानदार होने लगेगा। तनाव अपने आप कम हो जाता है अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है और सिलेबस भी छूटा नहीं है। अगर आपने सिलेबस को ठीक से कवर नहीं किया तो आपको यह भय सताता रहेगा कि कहीं छूटा हुआ हिस्सा ना आ जाए। आप अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई को ही सिर्फ अपनी पूरी ऊर्जा दीजिए और पढ़ाई करके जब जो ऊर्जा बच जाए उसे बाकी कामों में दीजिए। समस्या यह है कि आप अपनी सारी ऊर्जा इधर उधर खर्च कर देते हैं और जो बचती है ऊर्जा उससे आप पढ़ाई करते हैं, वह ऊर्जा आप पढ़ाई को देते हैं। आप ऐसे पढ़िए कि आप जैसे आपका जीवन उस पर निर्भर करता हो, और वास्तव में कुछ हद तक यह सच भी है कि आपका जीवन आपकी पढ़ाई पर ही निर्भर करता है। तो फिर क्यों इस अवसर को जाने दिया जाए? यह आकलन कैसे किया जाए कि आप परीक्षा के लिए तैयार हैं? यह आपको कब पता चलेगा कि अब मैं परीक्षा के लिए तैयार हूं, जिससे आपको तनाव ना हो? यह समझाने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक धनुर्धर, जिसे तीरंदाज भी बोलते हैं, जो धनुष तीर से निशाना लगाता है, एक बार एक धनुर्धर तीरंदाज, उसको एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था। उसके गुरु ने उसका टेस्ट लिया कि वह प्रतियोगिता में जाने योग्य है भी कि नहीं। उसके गुरु ने उसे निशाना लगाने को कहा। तीरंदाज ने निशाना लगाया और वह सीधा तीर निशाने पर जाकर लगा। उसके गुरु ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तीर निशाने पर क्यों लगा? उसने कहा, नहीं गुरुवर, बस मैंने तीर छोड़ा और लग गया। उसके गुरु ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो, जाओ जाकर और अभ्यास करो। 1 महीने बाद अभ्यास करके जब वो वापस आया तो उसके गुरु ने फिर से उसे तीर निशाने पर लगाने को कहा। इस बार भी तीर निशाने पर लगा और गुरु ने फिर से वही प्रश्न किया, क्या तुम्हें पता है कि तीर निशाने पर क्यों लगा? लेकिन इस बार तीरंदाज का जो जवाब था वो अलग था। उसने कहा, जी गुरुवर, मुझे एकदम पता है कि तीर निशाने पर क्यों लगा, आप कहें तो एक बार और लगाकर दिखा दूं। तब गुरु ने उसे अपना आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम तैयार हो। कई बार हम असली परीक्षा से पहले मॉक टेस्ट या अभ्यास परीक्षा देते हैं और हम उसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं। उसमें हमारे अंक तो अच्छे आ जाते हैं, परंतु फिर भी हम अंदर से आश्वस्त नहीं होते। उस तीरंदाज की तरह हमारा निशाना तो लग जाता है, लेकिन हमें कारण नहीं पता होता।
हमें कहीं ना कहीं यह आभास होता है कि हम उतने अंकों के लायक नहीं थे जितने हमें मिल गए। शायद हमारी किस्मत अच्छी थी, यह भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि हमने जो पढ़ा वही आ गया मॉक टेस्ट में। हो सकता है तुक्का लग गया हो सकता है सारी चीजें वैसी ही हुई जैसा हम चाहते थे। अगर अभ्यास परीक्षा या मॉक टेस्ट में हमारे अच्छे अंक आ रहे हैं और हमें पता है कि क्यों आ रहे हैं, तभी हमारी तैयारी सही है। हमारे चेहरे पर एक शिकन तक नहीं होनी चाहिए। अंदर से हम एकदम ठोस, परीक्षा को जैसे रौंदने के लिए तैयार। तनाव नहीं बल्कि उत्साह होना चाहिए। परीक्षा को जैसे उसकी औकात दिखा देंगे, यह विचार अंदर ही अंदर चलना चाहिए। जैसे ज्ञान एकदम फूटकर पड़ रहा हो आपके शरीर से, ज्ञान की किरणें बह रही हों, जैसे ज्ञान अंदर से बाहर आने को बेताब हो रहा हो। अगर ऐसा है तब तो हम ये कह सकते हैं कि हम परीक्षा के लिए तैयार हैं। आप ये समझिए कि एक तीरंदाज एक बहुत उच्च स्तर का तीरंदाज बनने के लिए बहुत अभ्यास करता है। सिर्फ तीर चलाने से कोई तीरंदाज नहीं बनता। उसके लिए बहुत स्थिर हाथ होने चाहिए, ऐसे हाथ जो कांपे ना, और उससे भी ज्यादा स्थिर मन होना चाहिए। सांसें एकदम थमी हुई, दिल की धड़कन एकदम लय में, एकाग्रता अपनी चरम सीमा पर। अगर ऐसा है तो उसके बाद ही तीर निशाने पर लगता है। यानी निशाने का नंबर तो बहुत बाद आता है। जो टेक्निकल चलाना है तीर को वो तो बहुत बाद आता है। पहले ये सारे गुण धारण करने पड़ते हैं। क्या कोई कांपता हुआ हाथ निशाने पर तीर लगा सकता है? क्या कोई घबराया हुआ धनुर्धर, कितना भी चाहे वो शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट क्यों ना हो, कितना भी तंदुरुस्त क्यों ना हो शारीरिक रूप से, अगर घबराया हुआ है, क्या वो तीर निशाने पर लगा पाएगा? आप कितना भी मजबूत तीर कमान उसे लेकर दे दीजिए, क्या वो निशाना लगा पाएगा? उसे हवा की गति और दिशा का भी ख्याल रखना पड़ता है। हर आपात स्थिति के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। मान लीजिए किसी धनुर्धर ने निशाना लगाया जब अभ्यास में, उस वक्त हवा नहीं चल रही थी, लेकिन वास्तव में जब प्रतिस्पर्धा हुई तब हवा तेज चलने लगी। इसको बोलते हैं आपात स्थिति। तो आपात स्थिति के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। इसी तरह विद्यार्थी को भी तैयार होना चाहिए, बिल्कुल ठीक इसी तरह। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो किसी भी गूगली प्रश्न के लिए भी आप तैयार रहेंगे और विचलित नहीं होंगे। इसका निष्कर्ष यह है कि किसी भी परीक्षा में दो तरह की चुनौतियां होती हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। तो दोनों तरह की चुनौतियों पर आपको ध्यान देना है। तैयारी के अलावा कुछ और बातों का भी आप ध्यान रखिए। जब आप परीक्षा केंद्र पर जाएं तो बहुत ज़्यादा पहले ना जाएं। ऐसा ना हो कि परीक्षा 9 बजे से शुरू होनी है और आप 8 बजे पहुंच जाएं या 7 बजे सुबह पहुंच जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत हड़बड़ी में लेट भी ना पहुंचें। ऐसा भी ना हो कि आप सिर्फ 2 या 3 मिनट पहले पहुंच रहे हैं और आपकी सांसें हाँफ रही है। अगर आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे तो उसके क्या नुकसान हैं? अगर आप बहुत जल्दी चले जाएंगे तो आप वहां परीक्षा केंद्र के बाहर जो लोग खड़े हैं, आप उनको देखने लगेंगे, उनको आपस में बातें करते हुए देखेंगे। हो सकता है आप खुद भी जाकर उनसे बातें करने लगें। परीक्षा केंद्र के बाहर जरूर आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे आपके प्रतिस्पर्धी मिलेंगे, आपकी तरह वो भी स्टूडेंट्स होंगे। कई स्टूडेंट जोर जोर से चिल्लाकर अपने ज्ञान को दिखा रहे होते हैं, जोर जोर से एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे होते हैं। कुछ लोग तो जानबूझकर तेज तेज बोलकर अपना ज्ञान प्रदर्शित कर रहे होते हैं। कुछ लोग अपनी किताबों या नोट्स में घुसे हुए होते हैं। अपने व्यक्तित्व अनुभव से आपको बता दूं, ये लोग जो परीक्षा केंद्र के बाहर अपने ज्ञान का दिखावा करते हैं, ये अंदर से एकदम खोखले होते हैं। लेकिन इनको देखकर आपको तनाव आ सकता है। आपको यह लगेगा कि आपने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा जो वो बोल रहे हैं। मान लीजिए परीक्षा केंद्र के बाहर दो स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं और एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, और कोई ऐसा प्रश्न आपने सुन लिया जो आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको लगेगा कि मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। ज्ञानवान व्यक्ति तो एकदम शांत होता है, उसके चेहरे पे तो हल्की हल्की मुस्कान होती है। वह तो इतना शांत होता है कि उसका चेहरा कोई देखे तो वह खुद शांत हो जाए। एक परिपक्वता, एक मैच्योरिटी उसके चेहरे से झलकती है। आप सिर्फ 10 मिनट पहले पहुंचिए और एकदम शांत मन से, शांत चित्त से, सीधे बिना किसी से बात करे अंदर एग्जाम हॉल में चले जाइए। परीक्षा केंद्र के बाहर जो लोग खड़े हैं उनकी तरफ मत देखिए, ना ही उनकी बातों पर ध्यान दीजिए।
और अगर आपसे कोई बात करने की कोशिश करता है तो नम्रतापूर्वक मना कर दीजिए, या सिर्फ जो उसने पूछा उसका जवाब देकर चुप हो जाइए। हो सकता है आप दिखने में काफ़ी जवान हो, काफ़ी कम उम्र हो आपकी, और आप अपने बड़े से किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो काफ़ी उम्र दराज हो, काफ़ी उम्र में बड़ा लगे, उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई हो, चश्मा लगा रखा हो, आपको लगेगा पता नहीं कितना विद्वान है मुझसे, कितना अनुभवी है। मान लीजिए आपने किसी से बात करनी शुरू कर दी, उसने कहा कि वह परीक्षा देने के लिए अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर आया है, तो आपको लगेगा इसके पास तो पहले से ही नौकरी है। कहने का मतलब जितने ज़्यादा लोगों को आप देखेंगे उतने ही आपके मन में नकारात्मक विचार आएंगे। कई बार तनाव दूसरों के साथ जबरदस्ती तुलना से भी होता है। प्रतिस्पर्धा मत करिए, अनुस्पर्धा करिए। अनुस्पर्धा मतलब अपने आप से ही कंपटीशन करिए। सबसे अच्छी स्पर्धा है वह अपने आप से स्पर्धा। अगर आप अपने आप से स्पर्धा करेंगे तो तनाव भी नहीं होगा। इसके अलावा दैनिक व्यायाम, पूजा पाठ, 8 घंटे नींद, शारीरिक श्रम, मेडिटेशन, सात्विक आहार, प्राणायाम, योग इत्यादि करने से भी तनाव कम होता है। इनकी भी महत्ता कम नहीं है। कोशिश करिए आप इनमें से जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सके उनको अपनाएं। यहीं तक मैं अपने आप को सीमित करता हूं एग्ज़ाम प्रेशर को लेकर। अगले ऑडियो बुक के चैप्टर में मैं आपसे बात करूंगा असफलता का पोस्टमार्टम। अगर हम एग्ज़ाम में फेल हो जाएं या असफलता पे असफलता हमें मिल रही हो तो हमें क्या करना चाहिए, ये होगा मेरा चैप्टर नंबर 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।